चलिए SN1 रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं OH-। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार आक्रमण करेगा इसे हम देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार अभिक्रिया होगी। पहले क्या होगा, क्योंकि हम SN1 रिएक्शन देख रहे हैं, हमारा हैलोजेंस जो हैं यहाँ से पहले हटते जाएंगे, जिससे यहाँ कार्ब कैटायन बनते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब देखिए कार्ब कैटायन बनने के बाद OH जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर आक्रमण करता है और आक्रमण करने से हमें यहाँ पे तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे हम SN1 प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। अब SN1 रिएक्शन और कहाँ होंगे, कौन से क्रियाकारक इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसे समझें। बात हो रही थी कार्ब कैटायन की। हमने पहले ही देखा है कि कार्ब कैटायन कैसे होते हैं, तृतीयक कार्ब कैटायन, द्वितीयक और प्राथमिक कार्ब कैटायन। तो ध्यान दीजिए, जो जितना स्टेबल है, जितना स्थायी है, वो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। क्योंकि हमारा तृतीयक जो कार्ब कैटायन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, तो ये बहुत आसानी से SN1 अभिक्रिया करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, रिएक्टिविटी की जो सीरीज होगी, हमेशा तृतीयक जो कार्ब कैटायन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर इससे थोड़े कम रिएक्टिव होंगे आपके द्वितीयक कार्ब कैटायन, और सबसे कम रिएक्टिव या कम फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को, वो है प्राथमिक कार्ब कैटायन। यही बात उठती है कि हमारे पास एलाइलिक हैलाइड हैं और बेंजाइलिक हैलाइड भी हैं। तो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड भी SN1 रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपको याद होगा कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लें। ऐसे हैलाइड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन से जब हैलोजन जुड़ता है, इसे हम कहते हैं एलेलिक हैलाइड। अब इसी प्रकार बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग से हमारा हैलोजन नहीं जुड़ा, हमारा हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़े हुए किसी भी कार्बन से जुड़ा होता है, तब इसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये दोनों जो हैं ये SN1 रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फेवर करते हैं। प्रश्न उठता है क्यों कर रहे हैं इतना फेवर। तो चलिए समझते हैं। क्योंकि ये दोनों में देखिए रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस के कारण इनमें जो कार्ब कैटायन है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी ले आता है। और अभी बात हो रही थी हमारी कि जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्शन करता है। कारण यह है कि स्टेबिलिटी से वो ही प्रोडक्ट बनेगा जो खुद भी जाकर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों जो हैं ये आपके SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि दो अणुओं पर निर्भर करती है। दोनों अणु जो अभिकर्मक है हमारे और आक्रमणकारी जो नाभिक स्नेही है, इन दोनों पर ये निर्भर करती है। इसमें होता क्या है देखते हैं। पहली बात जो है कि ये अभिक्रिया एक स्टेप में होती है। कारण यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ कार्बन जो है, कार्बन में एक ही साथ दोनों अभिक्रिया होगी। हमने बात की थी कि बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। यहाँ दोनों अभिक्रिया साथ में होगी। एक तरफ से हमारा हैलोजन जो है वो बंध टूटते जाएगा और वो अलग होगा, और दूसरे साइड से हमारा नाभिक स्नेही यहाँ आक्रमण करता है। इससे होता ये है कि एक संक्रमण संकुल का निर्माण होता है, एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो संक्रमण संकुल होते हैं ये काफ़ी अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने के कारण ये जल्दी से जल्दी किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ये अभिक्रिया केवल एक स्टेप पे होती है। चलिए इसे समझते हैं।
डिटेल में समझने के लिए देखिए कि कार्बन जो है ये किस प्रकार जुड़ा हुआ है हमारे हैलोजन से। हैलोजन्स और कार्बन के बीच यहाँ बंध बना है, तो आक्रमण करने के लिए SN2 अभिक्रिया में ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से आक्रमण करते हैं। ये विपरीत दिशा से क्या कर रहे हैं, आक्रमण करते हैं। ये अभिक्रिया काफ़ी स्लो होती है। तो हमने अभी देखा था कि ऐसा स्टेप जो बहुत स्लो होता है वही पूरी अभिक्रिया का दर निर्धारित करता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो इस स्टेप में क्योंकि दोनों अभिकर्मक भाग ले रहे हैं, दोनों ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इसका नाम है SN2 अभिक्रिया। अब देखिए जैसे ही यहाँ आक्रमण होता है तो कार्बन के बंध की ओर ध्यान दीजिए कि एक तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हैलोजन का बंध टूट रहा है, साथ ही साथ पीछे साइड से जब नाभिक स्नेही इस पे आक्रमण करता है तो बंध का निर्माण भी हो रहा है। इस अवस्था में देखिए जो हमारा संकुल बन रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और साथ ही साथ अस्थायी है, अनस्टेबल है। यहाँ पे कार्बन जो है संक्रमण अवस्था में sp3 से sp2 अवस्था में आ जाता है। अब क्योंकि ये अवस्था बहुत अस्थायी है, तुरंत ही बंध टूटता है हैलोजन की साइड से और नाभिक स्नेही क्या कर रहा है, उसमें जाकर बंध का निर्माण करता है और उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के लिए हमें प्रोटिक विलायक की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि आक्रमण करना है और उसी समय आक्रमण हो रहा है पीछे की साइड से, तो जो नाभिक स्नेही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें प्रबल नाभिक स्नेही की आवश्यकता है। तो SN2 अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में ही होगा। तो यहाँ पे आकर आक्रमण होता है और देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया कंप्लीट होती है और उत्पाद का निर्माण होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हम ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। मिथाइल क्लोराइड में जब हम OH- हमारे नाभिक स्नेही का आक्रमण कराएंगे तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है। देखिए कार्बन में एक तरफ से अपने पास क्लोरीन भी है और दूसरे साइड से OH ग्रुप आकर आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पे बंध टूट भी रहे हैं और नया बंध बन रहा है। ये स्थिति में कार्बन जो है वो बहुत अस्थायी संकुल का निर्माण करता है जो जल्द ही टूटकर किस में बदल रहा है, उत्पाद जो कि हमारा मिथाइल क्लोराइड है। तो ये हुई हमारी SN2 प्रकार की अभिक्रिया। इसमें दोनों ही अभिकर्मक की सांद्रता अभिक्रिया की दर को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा हमें कि जब हम SN1 की बात कर रहे थे तो वहाँ तृतीयक जो कार्बोकैटायन है वो अधिक क्रियाशील होते हैं, पर यहाँ आक्रमण होना है। आक्रमण करने के लिए आपके कार्बन के पास इतनी जगह होनी चाहिए जिससे नाभिक स्नेही आक्रमण कर सके। जब हम बात करते हैं तृतीयक कार्बोकैटायन की, क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक एल्किल ग्रुप उपस्थित है तो आक्रमण करने के लिए उसे जगह नहीं मिलती, हमारे नाभिक स्नेही को उतनी जगह नहीं मिल रही। इस स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ प्राथमिक कार्बोकैटायन जो है अधिक क्रिया करता है, इससे कम क्रियाशील होगा आपका द्वितीयक कार्बोकैटायन और सबसे कम क्रियाशील होते हैं यहाँ पे तृतीयक कार्बोकैटायन। तो इस प्रकार की यह अभिक्रिया होगी। हमने ध्यान दिया कि जब हम SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं तो नाभिक स्नेही पीछे से आकर आक्रमण करता है। तो जब वो पीछे से आकर आक्रमण कर रहा है, नया बंध हैलोजन्स के विपरीत दिशा में बनता है। तो इस समय क्या होता है कि जो इनका विन्यास है, विन्यास में थोड़ा सा चेंज आता है, परिवर्तन आ जाता है, इनका संरूपण बिल्कुल पलट जाता है। जैसे कि हम छाता लेते हैं बारिश में, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हवा आती है, हवा के साथ साथ छाता क्या होता है, पलट जाता है।
तो वैसे ही यहाँ इनका जो विन्यास है बिल्कुल पलट जाता है जब नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, संसरूपण का प्रतिलोपन हो जाता है। इसे कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसे वॉल्डन का प्रतिलोपन भी कहते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पे संसरूपण क्या हो जाता है, ये बिल्कुल पलट जाता है, इन्वर्शन हो जाता है। SN1 और SN2 अभिक्रिया को तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एल्किल जो समूह है इनका स्वभाव कैसे SN1 और SN2 को प्रभावित करता है। SN1 में हमने देखा था कि कार्ब कैटायन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले हमारा कार्ब कैटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में उस कार्ब कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो वहाँ कार्ब कैटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा उतना ही आसानी से वो अभिक्रिया होगी और उत्पाद बनेगा। तो ऐसे केस में हमारा तृतीयक अगर एल्काइल ग्रुप रहेगा तो SN1 अभिक्रिया बहुत आसानी से होगी। जैसे जैसे हम तृतीयक से द्वितीयक की ओर जाएंगे अभिक्रिया की दर थोड़ी सी कम होती जाएगी। वहीं बात करें हम एलिल और हमारे बेंजाइल हैलाइड की, इन दोनों में भी SN अभिक्रिया जो होती है SN1 वो बहुत आसानी से होती है, जिस पे हमारी बात हुई थी कि इनमें क्या होता है, अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण इनका कार्ब कैटायन बहुत स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। वहीं हम बात करें अगर हम SN2 अभिक्रिया ले रहे हैं तो किस प्रकार के एल्किल हैलाइड जो है इस अभिक्रिया में ज़्यादा उत्पाद देंगे। तो यहाँ पे हमें एक मेन डिफरेंस जो समझना ये है कि यहाँ आक्रमण जब होता है तो हमारा नाभिक स्नेही कार्बन के पीछे साइड से जिधर हैलोजन जुड़ा है उसके विपरीत दिशा से आकर आक्रमण कर रहा था। आक्रमण करने के लिए उसे पूरी जगह कैसी चाहिए, बिल्कुल खाली, जितनी ज़्यादा मिलेगी वो उतनी आसानी से आक्रमण करेगा। पर अगर यहाँ पे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, जितना ज़्यादा कार्बन की शाखा से जुड़ा हुआ ग्रुप बड़ा होता जाएगा वो आक्रमण के लिए क्या करता है, अवरोध पैदा करेगा, वहाँ पे बाधा उत्पन्न करता है, जिसे हम त्रिविम बाधा कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो तृतीयक हमारा एल्काइल समूह होगा वो SN2 अभिक्रिया में कम क्रियाशील होगा। वहीं हम बात करें प्राथमिक एल्काइल समूह की, क्योंकि इसके पास पहुंचना उतना कठिनाई भरा नहीं होगा, आसानी से हमारा नाभिक स्नेही हैलोजन के विपरीत दिशा से आक्रमण कर सकता है। तो इस कारण से प्राथमिक जो एलाइलिक हैलाइड रहेगा वो SN2 अभिक्रिया के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा कारक जो इसे प्रभावित करता है वो है कि हमारे नाभिक स्नेही का प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, प्रबल और दुर्बल। SN1 में हमने देखा था कि अभिक्रिया जो है केवल किस पे निर्भर करती है, एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे अभिक्रिया की दर जो है हमारे नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इस स्थिति में देखिए अगर हमारे पास SN1 अभिक्रिया हो रही है तो दुर्बल नाभिक स्नेही इसके लिए बेस्ट होता है, अच्छा रहेगा। लेकिन SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही को हैलोजन्स के साथ साथ पीछे से आक्रमण करना होता है। हैलोजन अभी इसका बंध टूट रहा होता है और नाभिक स्नेही को आक्रमण करके बंध बनाना होता है। इस स्थिति में हमें प्रबल नाभिक स्नेही चाहिए रहता है। तो SN2 अभिक्रिया के लिए हमारा नाभिक स्नेही कैसा होना चाहिए, काफ़ी प्रबल होना चाहिए ताकि वो आक्रमण कर सके। तो दूसरा था हमारा नाभिक स्नेही किस प्रकार का है। तीसरा जो प्रभावित करता है अभिक्रिया की दर को वो है कि हमारा नाभिक स्नेही जो आ रहा है उसकी सांद्रता कैसी है। तो
तो अगर आप प्रबल नाभिक स्नेही की बात कर रहे हैं और प्रबल नाभिक स्नेही मान लो आपके पास कम सांद्रता में है, तब वो SN1 अभिक्रिया आसानी से करवा सकता है। लेकिन अगर आप दुर्बल नाभिक स्नेही की बात करते हैं तो दुर्बल नाभिक स्नेही उच्च सांद्रता पर ही SN2 अभिक्रिया करवा पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रिया के लिए हमें आक्रमण पीछे से करवाना होता है। आक्रमण करने के लिए इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, तभी हमारा दुर्बल नाभिक स्नेही SN2 प्रकार की अभिक्रिया करवा पाएगा। चौथा जो कारक है जो प्रभावित करता है, यह है हमारे विलायक की प्रकृति। SN1 अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि पहले हैलोजन्स को हमारे प्रोटिक विलायक वहां से लेकर जाते हैं। तो SN1 अभिक्रिया के लिए प्रोटिक विलायक होना बहुत जरूरी है। ऐसे विलायक जो हमें वहां प्रोटॉन देते हैं, जैसे हुआ वाटर, अल्कोहल या हमारे एसिटिक एसिड। ये क्या होते हैं? हमें आसानी से H+ देते हैं और ये H+ हैलोजन से क्रिया करेगा और उन्हें वहाँ से निकाल देता है HX के रूप में, जिससे आसानी से कार्ब कैटायन बन जाते हैं। तो जब भी हम SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं वहाँ हमें ध्रुवीय विलायक ही चाहिए होगा। पर SN2 अभिक्रिया में आक्रमण उसी समय हो रहा है। आक्रमण के समय नाभिक स्नेही आ जाता है, यहाँ पे विलायक अप्रोटिक भी रहेगा तो अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। तो चलिए थोड़ा और इजी कर लेते हैं हम इसे कि SN1 और SN2 में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब कभी भी बात हम करते हैं SN1 की, तो SN1 में पहला कारक याद रखना है कि तृतीयक या द्वितीयक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। एलिलिक या बेंजाइलिक हैलाइड होगा, तब अभिक्रिया बहुत अच्छे से होगी। दूसरा कारक जो है ये विलायक है, आपके पास प्रोटिक विलायक होने चाहिए, अभिक्रिया उससे बहुत अच्छे से होगी। और तीसरा जो है हमें ध्यान रखना है कि नाभिक स्नेही, हमारा नाभिक स्नेही इस समय अगर दुर्बल नाभिक स्नेही है तो ये आसानी से अभिक्रिया करवा देगा। अगर प्रबल नाभिक स्नेही और इसकी सांद्रता कम है, बहुत तनु है, तो भी ये हमारे SN1 रिएक्शन के लिए एक अच्छी अनुकूल स्थिति देता है। वहीं हम बात करें SN2 अभिक्रिया के लिए क्या क्या अनुकूल कारक हैं, तो चलिए देखें। पहला कारक जिस पे चर्चा हुई थी कि हमारा एल्काइल हैलाइड किस प्रकार का है, तो प्राथमिक या द्वितीयक एल्काइल हैलाइड होने पर अभिक्रिया बहुत आसानी से होगी क्योंकि ये त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करते। वहीं अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रबल होता है तो प्रबल न्यूक्लियोफाइल SN2 अभिक्रिया आसानी से करा देता है। विलायक की बात करें तो यहाँ पे हमें अप्रोटिक विलायक जो होता है ये SN2 अभिक्रिया में बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है। चलिए SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर देखें। SN1 अभिक्रिया, इसमें वेग जो है केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है और नाभिक स्नेही की सांद्रता इनके वेग को प्रभावित नहीं करती। वहीं हम बात करें SN2 की, तो इसका वेग क्रियाकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा, इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें तो तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक कार्बन होगा। वहीं हम SN2 की बात करें तो यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होगा। तीसरा खास अंतर है, इनमें मध्यस्थ कार्ब कैटायन बनते हैं। SN2 में कार्ब कैटायन नहीं बनते, अभिक्रिया में अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है। चौथा कारण जो है, चौथा अंतर, इनमें रेसिमीकरण होता है। SN2 में विन्यास का पूर्णतः त्रिविम प्रतिपन्न
इन्वर्शन होता है। SN1 अभिक्रिया में दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे जल, अल्कोहल आदि अभिक्रिया के लिए अनुकूल होते हैं। वहीं SN2 में प्रबल नाभिक स्नेही जैसे एल्कोक्साइड आयन अभिक्रिया के लिए अनुकूल होते हैं। SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही की कम सांद्रता अभिक्रिया के लिए अनुकूल होती है, जबकि SN2 में नाभिक स्नेही की उच्च सांद्रता अभिक्रिया के लिए अनुकूल होती है। बात करें विलायक की, तो SN1 में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे जल, अल्कोहल, अम्ल जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है, SN1 अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। वहीं SN2 अभिक्रिया के लिए ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक एसीटोन, एसीटोनाइट्रिल, डाइमेथिल फॉर्मामाइड आदि जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है, SN2 अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। RCl, ROH की जल अपघटन करके अभिक्रिया धीमी होती है, परंतु यदि अभिक्रिया के मिश्रण में Ki पोटेशियम आयोडाइड का उत्प्रेरक की मात्रा मिलाई जाए तो अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिए, क्योंकि RCl plus Ki gives Ri plus KCl। यहाँ आयोडाइड एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, ये RCl से क्रिया करके Ri बनाता है। वहीं Ri plus HOH gives ROH plus HI। आयोडाइड क्लोराइड की तुलना में एक अच्छा निर्मोची समूह लिविंग ग्रुप है, अतः पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर क्रिया की गति क्या हो जाएगी, यहाँ तेज हो जाती है। चलिए एक और प्रश्न देखें। SN2 अभिक्रिया में प्राथमिक एल्काइल हैलाइड तृतीयक एल्काइल हैलाइड की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, परंतु SN1 अभिक्रिया में इसकी विपरीत गति होती है, क्यों? तो SN1 अभिक्रिया एकल पद में होती है, इसमें संक्रमण अवस्था तथा एल्काइल समूह का आकार आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में बाधा डालता है। क्योंकि तृतीयक एल्काइल हैलाइड में त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा होती है और प्राथमिक हैलाइड में सबसे कम, इसलिए तृतीयक हैलाइड कम क्रियाशील और प्राथमिक हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया में, तो ये अभिक्रिया दो पद में होती है, जिसमें से पहला पद जो है काफी धीमा होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड से हमें कार्ब कैटायन मिलता है। क्योंकि तृतीयक कार्ब कैटायन ज्यादा अधिक और प्राथमिक कार्ब कैटायन कम स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक कार्ब कैटायन अधिक क्रियाशील होगा। SN अभिक्रिया इस अभिकर्मक में अधिक होगी।